गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर संजीत माजरा, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिमांड ऑफ स्टेट ऑटोनॉमी, राज्य स्वायत्ता की मांग। जैसा कि हमारी बात हुई है क्लास में, हमें पता है कि भारत जो है उसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करके संबंध की स्थापना की गई। केंद्र और राज्यों के बीच में एक तरह से अच्छे संबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया और केंद्र और राज्य संबंधों को लेकर के विभिन्न स्टेट्स जब समय समय पर डिमांड करते रहे तो केंद्र राज्य संबंधों को पुनर्निर्धारित करने के लिए, उनके बीच में विवाद कम से कम हो, इस चीज़ के लिए क्या किया गया, अलग अलग समय पर अलग अलग आयोग की भी स्थापना की गई। जैसे कि केंद्र राज्य संबंधों के लिए सबसे पहले मूल्यांकन, जैसा कि आपको एक क्लास के अंदर सरकारी आयोग के बारे में डाला गया था कि सरकारी आयोग की स्थापना की गई जो केंद्र राज्य संबंधों को लेकर के स्थापित किया गया था। भारत के अंदर अगर हम केंद्र और राज्य के संबंधों की बात करें तो 1967 तक केंद्र में और राज्यों में एक ही पार्टी की सरकार रही, जिस वजह से दोनों ही जगह पर कोई विवाद नहीं हुआ, लेकिन केंद्र और राज्य के बीच किसी भी प्रकार का झगड़ा या विवाद नहीं हुआ। और 1967 के बाद कई राज्यों में जब सरकारों में परिवर्तन हुआ तब कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य के झगड़े या विवाद सामने आने लगे। जैसे कि भारत में केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन किया गया वो आरंभ से ही कहीं ना कहीं विवादास्पद था, लेकिन वो विवाद खुल करके कभी सामने नहीं आया। क्यों? क्योंकि 1966 तक केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार थी और वो पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस। और जब दो केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार थी तो कोई विवाद नहीं रहा, लेकिन 1967 के बाद राज्यों के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ। कम से कम 8 राज्यों में किन्हीं अक्षेत्रीय दलों की या किसी दूसरी पार्टी की सरकार बनी, और जब 8 राज्यों में दूसरी पार्टी की सरकार बनी तब कांग्रेस जो केंद्र में शासन करते ही थी और 8 राज्यों में दूसरी पार्टी की सरकार थी, उनके बीच में कहीं ना कहीं तालमेल में गड़बड़ हुई और राज्यों के अधिकारों का हस्तक्षेप होने लगा। इस वजह से केंद्र और राज्य के बीच में झगड़े भी बढ़ने लगे और राज्य स्वायत्ता की मांग करने लगे और केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का सामंजस्य कैसे बनाया जाए, इस चीज़ की समस्या उत्पन्न हुई। और परिणाम क्या हुआ इस चीज़ का? राज्यों ने स्वायत्ता की मांग कर दी, राज्यों ने स्वायत्ता की डिमांड करना आरंभ कर दिया। लेकिन यहाँ पर स्वायत्ता के अगर अर्थ की बात करें तो वैसे तो क्या होता है कि स्वायत्ता का अर्थ क्या होता है कि किसी को अपने क्षेत्र में बिना किसी हस्तक्षेप के काम करने की अधिकार और स्वतंत्रता देना। लेकिन यहाँ पे इस विषय में अगर हम स्वायत्ता की या राज्य स्वायत्ता की बात करते हैं तो यहाँ पे राज्य स्वायत्ता का अर्थ राज्यों की स्वतंत्रता से नहीं है। यानी कि स्वायत्ता का मतलब राज्यों की स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि राज्यों को उनके आंतरिक मामलों में केंद्र सरकार द्वारा किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप ना हो, इस प्रकार का आश्वासन, इस प्रकार की छूट से है। अर्थात हम कह सकते हैं कि राज्य स्वायत्ता का अर्थ ये होगा कि मतलब राज्यों की स्वतंत्रता से तो है, लेकिन स्वतंत्रता केंद्र से अलग होने की नहीं है। वो स्वतंत्रता एक ऐसा वैधानिक दर्जा चाहते हैं राज्य, जिसके आधार पर राज्यों को कुछ मामलों में पूर्ण स्वतंत्रता या केंद्र का कम से कम हस्तक्षेप हो और उनकी आय के इनकम के साधन खुद हो, ताकि वो राज्य स्वतंत्रता पूर्वक अपने कार्य कर पाए। तो अगर राज्य स्वायत्ता की मांग या डिमांड की बात करें तो राज्य स्वायत्ता की मांग के, यहाँ पे गलती हुई है, राज्य स्वायत्ता की मांग के कारण क्या रहे उस पर अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले संसद की अधिकार और शक्ति के बारे में, कि संसद की कानून निर्माण के संबंध में व्यापक शक्ति या बहुत अधिक शक्ति होना। अब किसी भी प्रकार का
विधेयक हो 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होकर के संसद के दोनों सदन राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर कानून बनाया जा सकता है। वैसे तो कानून बनाने को लेकर के 3 सूचियाँ बांटी गई, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची, और उनके अलावा जो विषय बच गए उन्हें अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत शामिल किए गए जो केंद्र को दी गई। अब पहले तो संघ सूची में वैसे ही विषय ज़्यादा थे, लेकिन उसके अलावा राज्य सूची के मामलों में भी संसद कहीं ना कहीं कानून बना सकती है कुछ संवैधानिक प्रावधानों के तहत, और आपातकाल के समय भी संसद राज्य सूची के मामलों पर कानून बना सकती है, जिस वजह से कहीं ना कहीं संसद का बहुत अधिक शक्तिशाली होना कानून निर्माण के मामलों में केंद्र और राज्य के बीच विवाद का एक कारण बना और राज्य ने स्वायत्तता की मांग करना आरंभ कर दिया। दूसरा, वित्तीय दृष्टि से राज्यों का संसद के ऊपर या केंद्र के ऊपर निर्भर होना। काफ़ी सारे राज्यों और केंद्र की इनकम के साधन है टैक्स कलेक्शन करना, टैक्स प्राप्त करना। काफ़ी सारे कर या टैक्स ऐसे हैं जिनसे प्राप्त आय केंद्र और राज्यों के बीच में बांटी जाती है, या जिनसे प्राप्त आय केंद्र के द्वारा राज्यों को बांट दी जाती है, और राज्य केंद्र द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता या अनुदान पर भी कहीं ना कहीं डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं। तो इस वजह से राज्यों अब तब प्रॉब्लम तब होती है जब केंद्र में किसी एक पार्टी की सरकार है और राज्य में किसी दूसरी पार्टी की सरकार है, तो उस राज्य को अनुदान या आर्थिक सहायता मिलने में जब दिक्कत होती है तब राज्य स्वायत्तता की मांग करने लगते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि सरकार उन राज्य की आवश्यकता और के अनुसार सहायता नहीं करती बल्कि राज्यों के साथ भेदभाव करती है, इस वजह से वो स्वायत्तता की मांग करने लगे। उसके बाद है अखिल भारतीय सेवाएं और राज्यपाल का राज्यों के अंदर नियुक्ति होना। अखिल भारतीय सेवाओं की अगर हम बात करें तो अखिल भारतीय सेवाओं के तहत जो प्रशासनिक सेवाएं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, या जो भारतीय पुलिस सेवाएं, इंडियन पुलिस सर्विस, या भारतीय संघ सरकार के नियंत्रण के अंदर आने वाली काफ़ी और कई सारी सेवाएं हैं जो अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत आती है। उन अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति केंद्र सरकार के या केंद्र के निर्देशों के अनुसार केंद्र के माध्यम से होती है। संघ लोक सेवा आयोग उनकी नियुक्ति करता है और वो केंद्र सरकार के अधीन या केंद्र सरकार के कर्मचारी के रूप में काम करते हैं, और जब उनके राज्य के अंदर राज्य सरकार के अधीन वो नहीं आते, इस वजह से भी वो कई बार मतलब उनमें विवाद होने पर वो अधिकारी जो है वो राज्य के अनुसार काम नहीं करते बल्कि केंद्र के निर्देशों के अनुसार काम करते हैं, तो राज्य और केंद्र में विवाद बढ़ता है, वो राज्य स्वायत्तता की मांग करना आरंभ करते हैं। उसके अलावा राज्यपाल की भूमिका जो है, क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, केंद्र के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, तो जिन राज्यों में किसी दूसरी पार्टी की सरकार है, केंद्र सरकार ने अपने शक्ति और पावर का प्रयोग करके उन सरकारों को बदलने का प्रयास किया, जिस वजह से भी कहीं ना कहीं राज्यपाल को केंद्र के एजेंट के रूप में देखा जाता है, तो वो भी एक कारण रहा कि राज्य ने स्वायत्तता की मांग करना आरंभ कर दिया। उसके बाद है केंद्र और राज्य के बीच में भाषा और सांस्कृतिक विभिन्नता, क्योंकि भारत विभिन्नताओं वाला देश है, बहुत सारी विभिन्नताएं, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। हमारे संविधान में काफ़ी सारी राज्यों की भाषाओं, लोकल भाषाओं को भी मान्यता दी हुई है। तो अलग अलग भाषा के आधार पर मुख्य रूप से दक्षिण भारत के राज्य को लगता है कि हिंदी भाषा उनके ऊपर थोपी गई है, वो हिंदी को स्वीकार नहीं करना चाहते, और हिंदी गैर हिंदी भाषी राज्य हिंदी को पसंद नहीं करते। इस वजह से भी कहीं ना कहीं विवाद होता है और वो राज्य अधिक अधिकार और स्वायत्तता की मांग करते हैं, केंद्र राज्य में झगड़े उत्पन्न होते हैं। उसके बाद आता है कि राज्यपाल की भूमिका और राष्ट्रपति शासन। क्या हुआ कि जब 1967 के बाद कुछ राज्यों में सत्ता परिवर्तन हुआ, तब कहीं ना कहीं राज्यों में राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग किया गया। आर्टिकल 356 के तहत राज्यों में जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो काफ़ी बार ऐसा हुआ कि विरोधी दल की सरकार जिस राज्य में थे, उसमें जिस पार्टी की सरकार केंद्र में थी, उसने अपने फायदे के लिए, अपने हितों के लिए, अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए उस सरकार को किसी न किसी गलत तरीके से गिराने का प्रयास किया और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ति करने के लिए राज्य सरकारों को गिरा करके वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रयास किया, जो उनके बीच में झगड़ों का कारण बना। उसके अलावा इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स, मतलब राज्यों के आपसी झगड़े, अंतर राज्यीय झगड़े,
इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स की अगर बात करें, राज्यों के आपसी झगड़ों की बात करें, तो कहीं ना कहीं राज्यों के बीच में कुछ मुद्दों को लेकर के आपस में विवाद या झगड़ा हमेशा चलता रहता है। जैसे कि पंजाब और हरियाणा की बात करें तो चंडीगढ़ को लेकर के विवाद शुरू से ही रहा है, आज भी विवाद है। उसके अलावा सिंधु नदी के जल के बंटवारे को लेकर विवाद रहा। तमिलनाडु और कर्नाटक में कावेरी नदी के जल के बंटवारे को लेकर के विवाद रहा। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में नर्मदा नदी के जल के बंटवारे को लेकर विवाद रहा। और इस विवाद ने कहीं ना कहीं केंद्र और राज्यों के बीच में जो संघात्मक शासन व्यवस्था है या केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का विभाजन है, उस बात को भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाई और राज्य को अपने ऊपर केंद्र का अनावश्यक नियंत्रण महसूस हुआ, जिससे केंद्र और राज्य में झगड़े उत्पन्न हुए। उसके अलावा है क्या कि संसद की किसी भी नए राज्य का निर्माण करने की या नए राज्य का नाम बदलने की या राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार और शक्ति। क्या है कि भारत में संसद को अपनी इच्छा के अनुसार साधारण बहुमत से किसी भी राज्य की वो सीमाओं में फेरबदल कर सकती है, किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है, किसी भी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकती है, जिससे राज्य अपने आप को केंद्र के सामने या संसद के समक्ष कमज़ोर और मजबूर या दयनीय स्थिति में महसूस करते हैं। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं राज्य और केंद्र के बीच झगड़े होते हैं और राज्य की स्वायत्ता की मांग जोर पकड़ने लगती है, बल पकड़ने लगती है। उसके बाद राज्यसभा में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व नहीं होना, क्योंकि संघात्मक शासन व्यवस्था अमेरिका में भी है। अमेरिका के अंदर जो सदन राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, सीनेट, उसके अंदर दोनों की बराबर का प्रतिनिधित्व है। राज्यों को, हर राज्य को बराबर बराबर सीटें, लेकिन भारत में राज्यों को जनसंख्या के अनुपात में राज्यसभा में स्थान प्राप्त है। और वो बराबर स्थान प्राप्त नहीं होना कहीं ना कहीं जो छोटे राज्य हैं उनके महत्व को कम कर देता है। छोटे राज्यों वो अपने आप को कमज़ोर और असहाय पाते हैं, जिससे राज्य स्वायत्ता की मांग जोर पकड़ने लगती है और केंद्र राज्य में झगड़ा उत्पन्न होता है। उसके अलावा राज्यों के अपने संविधान नहीं हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था जैसे कि अमेरिका, स्विट्जरलैंड में राज्यों के अपने अपने अलग या पृथक संविधान हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में एक ही संविधान है, भारत का संविधान, जिसके तहत केंद्र और राज्यों में शासन स्थापित होता है। और राज्यों में अपना अलग संविधान नहीं होना, जिसके परिणाम स्वरूप कहीं ना कहीं जब संविधान में संशोधन की बात आती है तो राज्य द्वारा वो संशोधन प्रस्ताव लाए ही नहीं जा सकते। संशोधन प्रस्ताव राज्य शुरू नहीं कर सकते, बिना संसद की स्वीकृति की कोई भी संशोधन नहीं हो सकता। तो इस वजह से, और संसद को किसी भी राज्य में दूसरा सदन स्थापित करना या उस सदन को खत्म करने आदि का अधिकार होता है। तो इस वजह से राज्य कहीं ना कहीं अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं और स्वायत्ता की मांग करने लगते हैं, यानी कि अधिक अधिकार और शक्तियाँ दी जानी चाहिए, इसकी मांग करने लगते हैं। और उसके बाद है अंतिम कि क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का विकास। प्रत्येक भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति भी हमें काफ़ी अधिक दिखाई देती है और भारत के लोग केंद्रीय पार्टी के बजाय क्षेत्रीय पार्टी को अधिक महत्व देते हैं, क्षेत्रीय दलों को अधिक महत्व देते हैं और कहीं ना कहीं अपने क्षेत्रीय दलों में उनका जो विश्वास है पाने का, जो उनकी कोशिश में लगे रहते हैं, जो जिससे केंद्र के प्रति उनकी विश्वास कम होता है और अक्षेत्रीय दलों को जो, और अक्षेत्रीय दल अक्षेत्रीय मुद्दों को उठाते हैं और अपने स्वार्थों के लिए कहीं ना कहीं अधिक स्वायत्ता आदि की मांग करते हैं। तो ये कुछ प्रमुख कारण रहे जो राज्य स्वायत्ता की मांग के कारण बने। हम कुछ उदाहरण, कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं कि राज्य स्वायत्ता की मांग शुरू कहाँ से हुई। अगर राज्य स्वायत्ता की मांग की बात करें तो सबसे पहले तमिलनाडु के अंदर द्रविड़ मुनेत्र कंगड़म और अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कंगड़म पार्टी ने राज्य की अधिक शक्तियां दी जाने की या राज्य स्वायत्ता की बात की। तमिलनाडु के अंदर एक कमेटी बनाई गई पी.वी. राजमन्नार की अध्यक्षता में, जिसे राजमन्नार समिति कहा गया, जो कि 1969 में बनाई गई। 1969 में राजमन्नार समिति बनाई गई और उस राजमन्नार समिति को केंद्र राज्य के ऊपर राज्यों को अधिक अधिकार और शक्तियां दिए जाने के संबंध में बात रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। तो वहाँ से राज्य स्वायत्ता की मांग शुरू होती है और उस समिति ने सिफारिश की कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो राज्यों को सौंप दी जाए, जबकि भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा की तरह केंद्र के पक्ष में है।
उसके बाद आता है मार्क्सवादी दलों की मांग। मार्क्सवादी पार्टियों ने भी कहीं ना कहीं भाषा, धर्म, सांस्कृतिक विभिन्नताओं आदि के आधार पर राज्यों के की स्वायत्ता की बात की, राज्यों को अधिक स्वतंत्रता अधिकार दिए जाने की बात की। उन्होंने आर्टिकल 356, 360 आदि को समाप्त करने की जाने की भी बात की। अकाली दल ने भी 1973 तक आते आते आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पास किया और उस आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के माध्यम से राज्यों को अधिक रेलवे, संचार, प्रतिरक्षा, इस प्रकार के मुद्दे केवल केंद्र के पास रहने चाहिए, बाकी दूसरे मुद्दे राज्यों को सौंप दिए जाने चाहिए, ऐसी बात उन्होंने की। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि समय समय पर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने हिसाब से राज्य स्वायत्ता की बात की, राज्य स्वायत्ता की डिमांड्स की और भारत में केंद्र और राज्य के संबंधों को आघात पहुंचा या विवाद के कारण बने। तो आज हमने राज्य स्वायत्ता की बात की, इसके लिए आप सबको अब धन्यवाद। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे राज्य स्वायत्ता के पक्ष और विपक्ष में तर्क और राज्य स्वायत्ता के साधन। तब तक के लिए शुभकामनाएं, शुभ प्रभात।